हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। एवरेज ड्यू डेट का चैप्टर आपने पढ़ा, राइट? मुझे नहीं लगता कि एवरेज ड्यू डेट के चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक है, एवरेज ड्यू डेट का चैप्टर बहुत ईजी है। आपको मैं ये बता दूं कि फ्री के 5 मार्क्स मिलते हैं। उसी का एक भाई है दूसरा चैप्टर, अकाउंट करंट। ये चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही ईजी चैप्टर, मतलब मैं कहूँगा कि एवरेज ड्यू डेट से भी आसान, इजी चैप्टर, और कहीं ना कहीं एवरेज ड्यू डेट के जैसा चैप्टर। ठीक है, अब एक एक करके बात करते हैं शुरू से। एवरेज ड्यू डेट में हम क्या पढ़ते थे? बेसिकली एवरेज ड्यू डेट में हम ये पढ़ते थे कि जब दो पार्टीज पैसे का लेन देन कर रही हैं, अलग अलग डेट्स पर ट्रांजैक्शंस कर रही हैं, और दोनों ने एक दूसरे को बोल के रखा है कि एक पर्टिकुलर ड्यू डेट पर हमें पैसा सेटल करना है, तो हर अलग अलग ट्रांजैक्शंस पे, हर अलग अलग ट्रांजैक्शंस की अलग अलग ड्यू डेट हुआ करती थी, और सभी की सभी ड्यू डेट्स के अगर बियॉन्ड हम पेमेंट करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट लगता था। अगर ड्यू डेट से पहले करते हैं तो सामने वाले को पे करना पड़ेगा, अगर ड्यू डेट के बाद करते हैं पेमेंट तो हम पे करते थे। तो हम उसका एक दूसरा तरीका निकालते थे कि यार क्यों ना इन सभी ड्यू डेट्स को हटा दिया जाए और एक कॉमन ड्यू डेट निकाली जाए जिस डेट पर हम पैसे को फाइनली सेटल करेंगे, जिसमें ना इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा ना तुम्हें देना पड़ेगा। उस चैप्टर में हम निकालना सीखते थे कि सभी ड्यू डेट्स को हटाकर ऑल्टरनेटिवली एक ड्यू डेट ऐसी कौन सी होगी जिस पे पैसे को फाइनली सेटल किया जाए, राइट? ये चैप्टर था। अगर उस डेट पर सेटल नहीं कर रहे हैं, उसके बियॉन्ड या उससे पहले कर रहे हैं, तो फिर उस पर इंटरेस्ट लगेगा। अब ये अकाउंट करंट क्या है समझिएगा, थोड़ा सा लिंकिंग समझिएगा। मैं पहले आपको अकाउंट करंट के बारे में थोड़ा बताता हूँ एग्जाम्पल्स के सहित, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये एवरेज ड्यू डेट की तरह क्यों है। इस चैप्टर में हम ये नहीं पढ़ने वाले हैं कि ड्यू डेट्स क्या होंगी, नहीं, बट यस, इस चैप्टर में भी हम कहीं ना कहीं दो पार्टीज के बीच में कई सारे ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं। उन ट्रांजैक्शंस में कई सारी ड्यू डेट्स हैं। उन ड्यू डेट्स तक अगर मैंने पेमेंट नहीं किया तो मुझे फिर मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है ना? अब समझो, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को समझो। किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए आप भी जानते हो दो पार्टीज का होना जरूरी है। ठीक है ना? किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए दो पार्टीज का जरूरी है। मान लीजिए दो पार्टीज हैं। बेटा मैं बात कर रहा हूं एग्जाम्पल की, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं। मैं चैप्टर की शुरुआत ही एग्जाम्पल के साथ करना चाह रहा हूं, ठीक है ना? मैं चैप्टर की स्टार्टिंग ही एग्जाम्पल के साथ करना चाह रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये चैप्टर है क्या। बेसिकली दो पार्टीज हैं, एक है जय और दूसरा है विजय। एक है जय और एक है विजय, ठीक है ना? दो पार्टीज हैं। अब ये दो पार्टीज क्या करती हैं? जय विजय से गुड्स खरीदता है, जय विजय से गुड्स परचेज करता है और विजय को वो गुड्स सेल भी करता है। ठीक है ना? मान लीजिए जय ने गुड्स परचेज किए विजय से, जय ने विजय से गुड्स परचेज किए 1 जून को। तो विजय ने मुझे कहा कि भाई मैं तेरे को 1 महीने का टाइम देता हूं, 1 महीने तक पेमेंट कर देना। अगर 1 महीने तक पेमेंट नहीं किया, थोड़ा इसको और समझते हैं। 1 मई को मान लो मैंने परचेज का ट्रांजैक्शन किया। किसने परचेज किया? जय ने। और किसने सेल किया? विजय ने। कितने का? 10,000 रुपए का। ठीक है ना? जय ने विजय से परचेज किया, विजय ने बेचा। विजय ने मुझे इसके लिए 1 मंथ का क्रेडिट दे दिया। विजय ने मुझे बोला कि मैं तेरे को 1 महीने का क्रेडिट देता हूं, तू मुझे 1 महीने के अंदर अंदर पे कर देना। अगर तूने मुझे 1 महीने के अंदर पे नहीं किया
तो मैं तेरे से इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। या ये भी हो सकता है कि 10,000 में से मैंने विजय को 8,000 पे कर दिए 1 मंथ के अंदर अंदर, बाकी मैंने पे नहीं किए, तो बाकी के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है, अब समझना। इसके अलावा 28 मई को जय ने गुड्स विजय को सेल किए। जय गुड्स विजय से परचेज भी करता है, विजय को दूसरे कोई गुड्स बेचता भी है। विजय और जय के बीच में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं। जय ने गुड्स विजय को 12,000 के सेल किए, यहां पर विजय ने परचेज किए। अब जय ने विजय को 40 डेज का क्रेडिट दिया। कितने डेज का क्रेडिट? मैंने विजय को बोला कि तू मुझे 40 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देना, अगर तू नहीं करेगा तो उसके बाद बियॉन्ड दैट पीरियड 40 दिन के बाद इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। अगर तू आधा पेमेंट कर देगा तो बाकी आधे के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, एक जून को पेड टू विजय, जय ने विजय को कुछ पेमेंट किया। कितने का पेमेंट किया? 7,000 का। मैंने विजय को पेमेंट किया। कितने का पेमेंट किया? 7,000 रुपीज का। ठीक है बेटा, मैंने विजय को पेमेंट किया 7,000 रुपीज का। अच्छा, ट्वेंटियथ जून को रिसीव्ड फ्रॉम विजय, मुझे विजय से पेमेंट मिला 9,000 रुपए। 20 जून को मुझे विजय से पेमेंट मिला 9,000 रुपए। फिर मैंने विजय से, ये जय है ये विजय है, ध्यान रखिएगा। फिर मैंने विजय से परचेज किया, विजय ने मुझे बेचा। कितना? 5,000। ठीक है ना। इसमें क्या हुआ? मुझे 20 डेज का क्रेडिट दिया गया। फिर 15 जुलाई को मैंने सेल किया, विजय ने परचेज किया, मैंने उसको 15 डेज का क्रेडिट दिया। ठीक है ना, मैंने उसको 15 डेज का क्रेडिट दिया। 20 जुलाई को पेड टू विजय 2,500। 22 जुलाई को रिसीव्ड फ्रॉम विजय 3,500। इतने सारे ट्रांजैक्शंस हुए। ठीक है ना, इतने सारे ट्रांजैक्शंस हुए। अब मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं बुक्स ऑफ जय, मेरी बुक्स में अगर मैं विजय का अकाउंट बनाऊं, विजय अकाउंट, तो क्या क्या आएगा? अगर मैं विजय का अकाउंट बनाऊं तो क्या क्या आएगा? मैं रफ में पूछ रहा हूं, तो अकाउंट का भी फॉर्मेट पे ध्यान मत देना, सिर्फ पोस्टिंग पर ध्यान देना। सी, मैं किसकी बात कर रहा हूं? बुक्स ऑफ जय, जय की बुक्स। जय की बुक्स मतलब ये समझो कि मैं अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करूंगा, क्या पोस्टिंग करूंगा। ऑल्दो हो सकता है अभी तक आपने जर्नल, लेजर नहीं पढ़ा हो, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आगे चल के आपको लेक्चर्स मिलेंगे, जर्नल के लेक्चर्स, लेजर के लेक्चर्स मिलेंगे, बट फॉर द टाइमिंग मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। हम जब भी किसी व्यक्ति का अकाउंट बनाते हैं, मैं बात कर रहा हूँ किसी पर्सन का, मतलब पर्सनल अकाउंट। जब भी किसी व्यक्ति का अकाउंट बनाते हैं, हम डेबिट कब करते हैं? हम डेबिट तब करते हैं जब हम उसको पेमेंट करते हैं। अगर मैं विजय को पेमेंट करूंगा तो मैं डेबिट करूंगा। इसका मतलब मैं क्रेडिट कब करूंगा? जब मुझे विजय से पेमेंट मिलेगा। तो अगर मैं पे करूंगा तो मैं डेबिट करूंगा,
अगर मैं रिसीव करूंगा तो क्रेडिट करूंगा, पहली बात। दूसरा, अगर मैं उसको सेल करूंगा तो मैं डेबिट करूंगा, और अगर मैं उससे परचेज करूंगा तो क्रेडिट करूंगा। बस इतना याद रखो। मैं अभी आपको डेबिट क्रेडिट के फंडे ज़्यादा समझाने के उसमें इच्छुक नहीं हूं, ठीक है ना। मैं अभी आपको इतना समझाना चाह रहा हूं कि कभी भी किसी व्यक्ति पर्सन का अकाउंट बनाया जाता है तो जब हम उसको पेमेंट करते हैं या सेल करते हैं, गया मेरे यहाँ से गया, पैसा गया, गुड्स गया, सेल किया, तो हमेशा उसको डेबिट करते हैं। और जब पेमेंट आता है, ठीक है ना, या फिर गुड्स आता है, परचेज किया तो क्रेडिट किया। सिर्फ गया तो डेबिट, आया तो क्रेडिट, इतना समझो। इसको अगर ऐसे नोट करना चाह रहे हो तो नोट कर लेना, नहीं क्योंकि मैं मिटाने वाला हूँ, ठीक है। मिटा दूँ? आप बीच में लेक्चर को पॉज कर सकते हो। चलो, अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अगर मेरी बुक्स में विजय का अकाउंट बनाया जाए, ठीक है ना, मेरी बुक्स में विजय का अकाउंट बनाया जाए। 1 सेकेंड, एक वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, 1 सेकेंड रुको। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जय विजय ने क्या डिसाइड किया कि यार हम दोनों एक दूसरे से गुड्स परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, हम एक दूसरे को क्रेडिट मंथ, क्रेडिट पीरियड भी अलाउ कर रहे हैं। तो हमने बोला कि ना हम एक सेटलमेंट डेट रखेंगे, सेटलमेंट डेट रखेंगे। मान लो सेटलमेंट डेट होगी, मान लो सेटलमेंट डेट होगी 31 जुलाई। मतलब ये कि ना पूरा हिसाब किया जाएगा 31 जुलाई को कि फाइनली जय को विजय से लेना है या विजय को जय को देना है। मतलब सीधी बात है, मैं जय हूँ, मुझे या तो विजय से लेना है या तो मुझे विजय को वापस पे करना है, फाइनल बैलेंस। क्योंकि मैं देखो ना, मैं पहले 10,000 का परचेस करके आया तो मुझे विजय को देना है, पर मैंने विजय को बेचा भी 12,000 का, तो अब तो बल्कि मुझे नेट विजय से 2,000 रुपये लेने हैं, पर मैंने उस दिन विजय को फिर अभी 7,000 दे भी दिए, फिर मुझे लेना है या देना है, फिर मैंने उसको उससे पैसे रिसीव भी किए, तो ले रहा हूँ, दे रहा हूँ, ले रहा हूँ, दे रहा हूँ। हमने बोला यार एक डेट रखते हैं 31 जुलाई, 31 जुलाई को हम फाइनल पैसा सेटल करेंगे। आई बात समझ में? आ जाओ, मैं बना रहा हूँ विजय का अकाउंट अपनी बुक्स में। अब देखना, गुड्स मैं परचेज करके लाया, मेरे पास गुड्स आए तो क्रेडिट करूँगा, बाय परचेज 10,000। फिर मैंने गुड्स बेचे तो मैं डेबिट करूँगा, मेरे यहाँ से गुड्स गए टू सेल 12,000, ठीक है। मैंने विजय को पे किया 7,000 टू कैश 7,000। मुझे विजय ने पे किया, मेरे पास पैसा आया 9,000 का, बाय कैश 9,000। फिर मैंने गुड्स परचेज किए विजय से 5,000 के, फिर मैंने उसको बेचा 3,000 का, फिर मैंने उसको पे किया 2,500 का, फिर उसने मुझे पे किया 3,500 का। सर ये क्या चैप्टर में अकाउंट बनाते हैं क्या? बेटा बनाते तो अकाउंट है, बट ये जो अकाउंट मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देने के लिए बता रहा हूँ। ऐसा कोई अकाउंट इस टाइप का नहीं बनता, बनता है पर दूसरे टाइप का बनता है। पर मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं और ये चैप्टर में है क्या। ठीक है, आप मुझे बता सकते हो फाइनली मुझे विजय से लेना है कि मुझे विजय को देना है? मैं भी निकाल लेता हूं।
बेटा आप जानते हो क्रेडिट साइड जो है वो ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है, मतलब मुझे विजय को देना है 3,000 रुपये। कैसे? मैंने विजय से परचेज़ किया, मैंने विजय से इतना पैसा लिया, मैंने फिर परचेज़ किया, फिर मैंने इतना पैसा लिया, इन सब का टोटल कितना आ रहा है? 10, 9, 5, 35, टोटल आ रहा है 27,500। मैंने विजय से पैसा लिया, सॉरी मैंने विजय को पेमेंट किया, हाँ सॉरी पेमेंट नहीं किया, मैंने विजय से गुड्स लिया और पैसा लिया, कुल मिला के 27,500 का, और उसको पे कितना किया? 12, 7, 3 और 2.5, इसका टोटल बेटा 24,500 आ रहा है। तो सोचो फाइनल सेटलमेंट कैसे होगा? विजय मुझे बोलेगा कि भाई, मैं विजय को बोलूँगा मैं तेरे से 27,500 ले चुका हूँ आज तक और मैं तुझे दे चुका हूँ 24,500। तो फाइनली अपन मैं विजय को 31 तारीख को 3,000 रुपये का सेटलमेंट करूँगा। ऑब्वियसली करूँगा कि नहीं करूँगा? इसके अलावा 3,000 के अलावा मुझे या तो विजय से इंटरेस्ट लेना चाहिए या तो मुझे इंटरेस्ट देना चाहिए। क्यों? देखो विजय ने मुझे बोला था कि 10,000 की परचेस करके जा रहा है, 1 महीने का क्रेडिट दे रहा हूँ, अगर 1 महीने तक पे नहीं किया तो उसके बाद इंटरेस्ट लूँगा। सोचो 1 महीने का 1 मई को मैंने ट्रांजेक्शन किया तो 1 महीना कब खत्म होगा? 1 जून, जबकि मैंने 1 जून को उसको पेमेंट सिर्फ और सिर्फ 7,000 किया, मतलब मैंने 3,000 कम किया, तो मुझे इंटरेस्ट लगना चाहिए। वैसे ही विजय को मैंने सेल किया 12,000, तो मैंने विजय को बोला कि 40 दिन के अंदर अंदर दे देना, नहीं तो इंटरेस्ट लूंगा। विजय ने मुझे पेमेंट किया 20 जून को, कितना? 9,000, ये तो उसने 40 दिन के अंदर अंदर दे दिया, बाकी उसने मुझे बाद में दिया, तो मैं इंटरेस्ट लूंगा। कहने का मतलब इस लेन देन में कभी मुझे उसको इंटरेस्ट देना है, कभी उससे मुझे इंटरेस्ट लेना है, कभी उसको मुझे देना है, उससे मुझे लेना है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे पास एक ऑप्शन है, या तो मैं अलग अलग अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं, ये देखूं कि मुझे कितना 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 लेना है और कितना कितना देना है, या तो मैं फाइनल एक इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लूं कि बैलेंस फाइनली मुझे देना है कि लेना है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा, इसमें इंटरेस्ट लिख लीजिए 6% पर एनम और नंबर ऑफ डेज 365 इन अ ईयर। हम मान लेते हैं ईयर में 365 डेज है। ठीक है, अकाउंट करंट क्या है? अकाउंट करंट बेसिकली ये चैप्टर हमें ये बताता है क्यों ना मैं विजय का एक अकाउंट बनाऊं जिसमें मुझे मालूम पड़ जाए कि मुझे विजय से लेना कितना है या फिर फाइनली देना कितना है, अलोंग विथ इंटरेस्ट, अलोंग विथ फाइनल इंटरेस्ट। हर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन पर जितना भी इंटरेस्ट बनता है उस इंटरेस्ट को भी बैलेंस करके कि अलग अलग ट्रांजैक्शन पर कितना कितना इंटरेस्ट देना था, कितना कितना लेना था, फाइनली नेट करके निकाल के दिया जाए कि यार मुझे इतना इंटरेस्ट लेना है या फिर इतना देना है। वो ऐसी कैलकुलेशन जब हम करते हैं उस कैलकुलेशन में आता है चैप्टर का नाम अकाउंट करंट। अब ये किस तरीके से कैलकुलेशन होगा और किस तरीके से ये अकाउंट बनेगा? गाइज, मैं विजय का अकाउंट फिर से बना रहा हूं। ठीक है ना, मैं विजय का अकाउंट फिर से बना रहा हूं, बट इस बार मैं विजय का अकाउंट बहुत ही तरीके से बनाऊंगा, देखना। डेट, पर्टिकुलर्स, ये डेबिट साइड ही रहेगा, डोंट वरी। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ड्यू डेट, डेज और इंटरेस्ट। मैं सेम यही बातें क्रेडिट साइड लिखूंगा, डेट,
पर्टिकुलर अमाउंट ड्यू डेट डेज इंटरेस्ट, ठीक है, और ये हो जाएगा क्रेडिट साइड। अब इतने सारे कॉलम क्यों, आपको एक एक करके समझ में आता जाएगा, डोंट वरी। ध्यान से देखो, ट्रांजैक्शन क्या था, मैंने परचेज किया है, मैंने परचेज किया है, मेरी बुक्स हैं, बुक्स किसकी है, मेरी, मैं किसका अकाउंट बना रहा हूँ, विजय का। मैंने आपको डेबिट क्रेडिट का फंडा समझा दिया था। परचेज किया मतलब मेरे पास आया, मेरे पास आया, जब मेरे पास आया तो मैं क्या करूँगा, क्रेडिट साइड करूँगा, क्रेडिट साइड, ठीक है ना। डेट क्या थी, 1 मई, 1 मई बाय परचेज, मैंने परचेज किया, कितना, 10,000। बेटा इसकी ड्यू डेट क्या थी, इसकी ड्यू डेट है 1 मंथ, फर्स्ट 1 मंथ, 1 मंथ, 1 मई को परचेज किया है तो ड्यू कब होगा, 1 जून, 1 जून। अब मुझे बताओ, अगर मैंने 1 जून को पेमेंट कर दिया तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, पर अगर मैंने 1 जून को पेमेंट नहीं किया, किसी भी हाल में मुझे सेटल तो 31 जुलाई तक करना ही करना है। अगर 1 जून को पेमेंट नहीं किया पर सेटलमेंट फाइनल डेट तो 31 जुलाई है ही है, तो 1 जून से 31 जुलाई तक का इंटरेस्ट लगेगा। आइए तो गिनिए नंबर ऑफ डेज, 1 जून से 31 जुलाई, 1 जून से 31 जुलाई, तो जून में कितने दिन होते हैं, 30 में से 1 जून, 1 जून तो ड्यू डेट है, हटा दो उसको, तो 29 डेज, और 31 जुलाई तो 60 डेज। ये डेज क्या है, डेज का रेलेवेंस क्या है, डेज मतलब ड्यू डेट से लेकर सेटलमेंट डेट तक का पीरियड। इसको मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम ड्यू डेट टू सेटलमेंट डेट, सेटलमेंट डेट। सर क्यों, फिर से बताइए, सुनो फिर से बोल रहा हूं, मैंने परचेज किया था 1 मई को, मुझे पेमेंट करना था 1 जून के अंदर अंदर। अगर मैं 1 जून तक पेमेंट नहीं करता हूँ तो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कब से, 2 जून से लेकर, 2 जून से कब तक, 31 जुलाई तक, क्योंकि 31 जुलाई को तो मुझे किसी भी हाल में सेटलमेंट करना है, ठीक है गाइस, क्लियर हुआ। तो अब एक काम करिए, अब आप 10,000 पे, इंटरेस्ट का रेट कितना है, 6%, राइट। अब आप 10,000 पे 6% इंटरेस्ट, 60 डेज, 60/365, 6% इंटरेस्ट है ना, हाँ, 10,000 पे 6% इंटू 60 डिवाइड बाई 365, मतलब कितना लगेगा, 98.63, 98.63 मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 98.63। मेरी बात समझ में आई, ये तो था परचेज का। आइए तो सर आप जो इंटरेस्ट निकाल रहे हो, ये निकाल रहे हो कि 10,000 आपने दिए ही नहीं, मतलब 1 जून तक, और इसलिए आपको पे करना पड़ रहा है। आप यही समझो कि 10,000 का मैंने पेमेंट मान लो किया ही नहीं, मान लो मैंने पेमेंट किया ही नहीं 10,000 का, 1 जून तक 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड अलाउड था, मैंने किया ही नहीं पेमेंट, अब मुझे पूरा का पूरा 60 दिन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पर सर आपने तो पेमेंट किया है 7,000, रुक तो जाओ, अभी आऊँगा मैं उस पर, जब मैं जैसे ही उस ट्रांजेक्शन पे आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल मैं मान रहा हूँ कि 10,000 का मैंने पेमेंट किया ही नहीं, इसीलिए मैं उसको इंटरेस्ट दूंगा। अब दूसरा ट्रांजेक्शन, गाइस पहला ट्रांजेक्शन समाप्त, दूसरा ट्रांजेक्शन 28 मई को सेल किया, सेल किया 12,000, तो सेल किया तो यहाँ आएगा 28,500 टू सेल 12,000। ड्यू डेट क्या है बेटा, 28 मई से 40 डेज गिनो, 28 मई से 40 डेज गिनो, तो मई में होते हैं 31 डेज, 31 डेज में से 28 हटा दो तो बचे 3, तो 40 में से 3 गए, बचे 37, तो जून का पूरा 30 डेज, अभी भी 33 डेज हो रहे हैं, ठीक है ना। 7 डेज जुलाई के, तो 7 जुलाई ड्यू डेट होगी 7 जुलाई,
मान लीजिए विजय ने मुझे 12,000 का पेमेंट 7 जुलाई को किया ही नहीं। अब जैसे ही अगर मुझे 7 जुलाई को अगर मुझे विजय 12,000 का पेमेंट नहीं करेगा, 31 जुलाई को तो सेटलमेंट करना ही करना है। मान लीजिए विजय ने मुझे 12,000 का पेमेंट 7 जुलाई को नहीं किया, तो कब करेगा? मान लो सेटलमेंट डेट पे करेगा। तो बताओ 7 जुलाई से लेकर सेटलमेंट डेट तक कितना टाइम हो रहा है? 31 जुलाई तक। टोटल डेज कितने हैं? 31 जुलाई में कितने डेज होते हैं? 31 में से 7 गए, मतलब 24 दिन का इंटरेस्ट लगेगा। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? 24 दिन का इंटरेस्ट लगेगा। लगाओ इंटरेस्ट 24 दिन का, कैसे लगाओगे? 12,000 इंटू 6% इंटू 24 डिवाइड बाई 365। ये लगेगा 47.34। 47.34। गाइज अंडरस्टूड और नॉट? मैंने क्या अज्यूम किया कि ड्यू डेट पर हम मान के चल रहे हैं कि पेमेंट किया ही नहीं, हम तो फाइनल सेटलमेंट करेंगे 31 जुलाई को। अब आ जाओ तीसरे पर। ओ माय गॉड, हमने तो पेमेंट कर दिया 7,000 का। ठीक है, पेमेंट कर दिया, तो पहले तो पेमेंट का बात करते हैं। 1 जून को टू कैश हमने पेमेंट किया 7,000। बेटा यहां मैंने विजय से 10,000 का माल परचेज किया था और ये अज्यूम किया कि मैं 10,000 का पेमेंट कर ही नहीं रहा हूं उसको 1 जून को, मतलब जो भी ड्यू डेट आएगी मैं तो 31 को करूंगा, इसीलिए 60 दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बैठ गया। बट मैंने तो पेमेंट कर दिया 7,000 का। तो सोचो अगर मैंने 7,000 का पेमेंट कर दिया, 10,000 में से 7,000 का पेमेंट कर दिया, तो अगर मैंने 10,000 पे इंटरेस्ट निकाल के बैठा था कि 98.63 का मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसमें से मैं क्या बोलूँगा? ओहो मेरा इंटरेस्ट बच जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 98, पर क्योंकि मैंने पेमेंट कर दिया तो मैं यहाँ जैसे ही इंटरेस्ट लिखूंगा तो मैं क्या बोलूँगा? मेरा इंटरेस्ट इतना सेव हो गया। इसको अलग से समझो, पहले मैं बात करता हूँ। मैं पहले पूरा कैलकुलेट कर लेता हूँ। 7,000 का पेमेंट कर दिया, क्या आपको इसके साइड में कोई क्रेडिट पीरियड दिख रहा है? नहीं, क्योंकि जब भी हम पेमेंट करते हैं और रिसीव करते हैं तो कोई क्रेडिट पीरियड थोड़ी होता है। तो इसी डेट को 1 जून को ही ड्यू डेट ले लो। जब परचेज सेल करते हैं तो उसमें कोई ना कोई क्रेडिट पीरियड होता है, पर जब पेमेंट रिसीव और पे करते हैं तो उसमें जो ट्रांजैक्शन डेट होती है उसी ट्रांजैक्शन डेट को ड्यू डेट मानना पड़ता है। ठीक है, अब आप 1 जून से लेकर नंबर ऑफ डेज गिनो 31 जुलाई तक, ये होंगे 60 डेज। अब आप 7,000 पे 60 डेज का निकालो। 7,000 पे 6% इंटू 60 डिवाइड बाय 365। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 69.04। आपको मैं बताऊँ, लॉजिक समझो। मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि मुझे 10,000 का पेमेंट करना था, पर क्योंकि मैं 60 दिन तक पेमेंट नहीं करूँगा, मतलब मुझे ड्यू डेट को 1 जून को पेमेंट करना है पर मैं नहीं करूँगा और मैं 60 दिन का डिले करूँगा, तो इसलिए मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 98। पर क्योंकि मैंने पेमेंट कर दिया तो बाकी जब मैंने कर ही दिया, जब मैंने 7,000 का कर दिया तो 7,000 पे जो मैंने 60 दिन का इंटरेस्ट पे करना चाहिए था वो मैं नहीं करूँगा। तो कहने का मतलब 98 करना चाहिए, पर उसमें से 69 का इंटरेस्ट मैं नहीं पे करूंगा क्योंकि मैंने 7,000 को टाइम पे पे कर दिया। तो अगर नेट करें तो बाकी नेट पर मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आया समझ में कि नहीं? ऐसे बार बार जब ट्रांजैक्शंस होंगे आपका नेट इंटरेस्ट अपने आप निकल जाएगा कि फाइनली मुझे देना है कि मुझे लेना है। आइए आगे बढ़ते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम विजय 9,000, कब रिसीव किए? 20 जून को। बाय कैश 9,000। बेटा पेमेंट जब भी रिसीव करते हैं, पे करते हैं, जो ट्रांजैक्शन डेट होती है वही ड्यू डेट होती है। तो 20 जून, 20 जून से 31 जुलाई गिनो। 20 जून से 31 जुलाई गिनो, जल्दी गिनो। 20 जून से 31 जुलाई, टोटल 30 जून में 30 डेज होते हैं, उसमें से 20 माइनस हो गया और 31 जुलाई 41। निकालिए इंटरेस्ट। 9,000 इंटू 6% इंटू 41 डिवाइड बाई 365। 60.68 60.68।
60.68। रियल लॉजिक तब समझ में आएगा जब आप मेरे साथ साथ ये अकाउंट बनाओगे, और अकाउंट जब हम क्लोज कर लेंगे तो मैं आपको इसका रियल लॉजिक बताऊंगा और मोरल ऑफ द स्टोरी बताऊंगा। ठीक है, अभी आप बस मेरे साथ करते जाओ करते जाओ। सुना है ना आपने कि कभी कभार अपन जो मूवी देखते हैं, कब कुछ कुछ थ्रिलर मूवी होती है सस्पेंस वाली, हमें शुरू में मालूम ही नहीं पड़ता कि चल क्या रहा है, बस अंदाज़ा लगाते रहते हैं, लास्ट में आके जब क्लाइमैक्स आता तो मालूम पड़ता है अच्छा ये हुआ, ओके अब समझ आया। तो वैसा ही कुछ अभी होगा, है ना। अब आते हैं परचेज। फिर से परचेज किया 5000 का, 20 दिन का क्रेडिट, 1 जुलाई, 1 जुलाई बाय परचेज 5 जून, सॉरी ड्यू डेट कितना होगा 20 डेज, तो 1 जुलाई हटाओ 20 डेज गिनो, 9, 20, 21, तो ये होगा 21 ऑफ जुलाई, 21 जुलाई ड्यू डेट। नंबर ऑफ डेज क्या होते हैं, नंबर ऑफ डेज ड्यू डेज से सेटलमेंट डेट, सेटलमेंट डेट तो आपको पता ही है कि 31 जुलाई है, सेटलमेंट डेट 31 जुलाई, तो आप 21 जुलाई से 31 जुलाई मतलब 10 डेज निकालिए। 5000 इंटू 6% इंटू 10 डिवाइड बाय 5000 इंटू 6% इंटू 10 डिवाइड बाय 365, ये आ जाएगा 8 रुपीज़ 22 पैसा। ठीक है, अब सेल करते हैं 3000, ठीक है ना, 15 दिन का क्रेडिट, 15 जुलाई, टू सेल 3000, 15 दिन का क्रेडिट, तो 15 दिन का क्रेडिट मतलब ये ख़त्म होगा 30 जुलाई को, और सेटलमेंट डेट है 31, तो एक दिन नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे। भाई उसको 30 जुलाई को मुझे पेमेंट करना चाहिए, मान लो वो नहीं करेगा तो एक दिन का इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि अगले दिन तो मुझे सेटलमेंट करना ही है। तो 3000 इंटू 6% इंटू 1 डिवाइड बाई 365, ये आएगा 0.49, 0.50 कर दो, 50 पैसा, चलो ठीक है। फिर पेड टू विजय 2500 रुपये, 2500 रुपये विजय को पे किया 20 जुलाई को, और पेमेंट वाली डेट को ही ड्यू डेट मानेंगे, तो आप नंबर ऑफ डेज गिनो 11 दिन, 2500 इंटू 6% इंटू 11 डिवाइड बाई 365, ये होगा 4.52। फिर रिसीव्ड फ्रॉम विजय 22 तारीख को, तीन हजार पाँच सौ है ना, ठीक है, 22 तारीख को, तो ड्यू डेट भी 22 तारीख हो जाएगी। पेमेंट डेट और पेमेंट और रिसीव के केस में जो भी ट्रांजैक्शन डेट होती है वही ड्यू डेट होती है। यहाँ से 22 तारीख से गिनो तो ये 9 दिन हो जाएंगे, 3500 6% इंटू 9 डिवाइड बाई 365, ये हो जाएगा 5.18। बच्चों अब देखो करना क्या है, अकाउंट तो बड़ा सारा बन गया है, ठीक है, अकाउंट बड़ा सारा बन गया है, सिर्फ अमाउंट वाले कॉलम को अगर आप देखोगे तो ये तो वही अकाउंट है, ये तो वही चीज़ है जैसा हमने पहले बनाया था, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। पर अब आप इंटरेस्ट वाले कॉलम को देखो, अब आप इंटरेस्ट वाले कॉलम को देखो। अगर मैं आपसे बोलूं इसका टोटल कितना है इंटरेस्ट का, तो 98.63, 60.68, 8.22, 5.18, तो ये है 172.71। I should pay 172.71 interest to विजय, क्योंकि ये क्रेडिट साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड मतलब लाइबिलिटी, क्रेडिट साइड मतलब लाइबिलिटी, मेरी लाइबिलिटी है, मुझे 172 देना है, ठीक है ना। अब आप डेबिट साइड गिनो, ये वाला 47.34, 69.04, 0.5 और 4.52, 121, ये आ रहा है
I should receive 121.4 फ्रॉम विजय इंटरेस्ट। तो सोचो, मुझे विजय को देना है 172 समथिंग समथिंग और मुझे विजय से लेना है 121 समथिंग समथिंग, तो फाइनली नेट इंटरेस्ट मुझे पे करना है। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अकाउंट करंट एक इतनी शानदार चीज़ है कि अगर आप अकाउंट करंट बनाते हो तो आप एक समरी बन जाती है। जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन लेन देन वाले हैं जिसकी ड्यू डेट अलग है, सेटलमेंट डेट अलग है, इंटरेस्ट अलग अलग दिन पे कैलकुलेट होगा, अगर मैं और विजय आपस में एक एक ट्रांजैक्शन के बेसिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते कि मैंने उसको 10,000 से परचेज किया, उसमें से 7,000 का पे कर दिया, वापस से उसको कभी ना कभी पे किया, तो क्या है ना, उलझन ज़्यादा हो जाती। अगर मैं ये अकाउंट नहीं बनाता ना, अगर मैं ये अकाउंट नहीं बनाता और एक एक ट्रांजैक्शन के बेसिस पे देखता कि मैंने 10,000 का परचेज किया, उसमें से 7,000 उसको टाइम पे कर दिया, मतलब बाकी 3,000 पे मुझे उसको इंटरेस्ट देना है, उसमें से भी मैंने उसको कितना कितना दिया, कब दिया, कितना दिया, क्या दिया, अगर मैं ये करते रहूँगा तो ये इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने में बाल खड़े हो जाएंगे। इट वुड बी बेटर कि कुछ शॉर्टकट लगाया जाए। जब मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ, वो मुझे पेमेंट कर रहा है, मैं उसको सेल कर रहा हूँ, वो मुझे सेल कर रहा है, क्यों ना फाइनल सेटलमेंट डेट पर एक फाइनल बैलेंस पर सेटल किया जाए। वही आंसर वही आएगा जो अगर इंडिविजुअली सेटल करेंगे तो। सो बेसिकली हमें इसको कैसे करना है? ऑब्वियसली क्रेडिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड बड़ा है जिसका टोटल यहाँ आ रहा है 27,500 और यहाँ आ रहा है 172.71। ठीक है ना, ये क्रेडिट साइड बड़ा है, तो यहाँ पर भी आना चाहिए 172.71 बैलेंस और यहाँ भी आना चाहिए 27,500। पर क्योंकि नहीं आ रहा होगा भाई, 10, 9, 5, 3.5 करना, 10, 9, 5, 3.5, 27,500 माइनस करो 12, 7, 3, 25, मतलब मुझे 3,000 रुपये लेने हैं। इसके अलावा मुझे 172 देना है और मुझे 121 लेना है। ठीक है ना, तो मुझे बताना नेट कितना लेना है? 172.71 माइनस 121.4, मतलब मुझे उसको इंटरेस्ट देना है 51.31 का। तो मैं पता है क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक एंट्री लिखूँगा 31 जुलाई को इंटरेस्ट पेबल, मुझे इंटरेस्ट पे करना है कितना? 51.31। और आपको पता है ये कौन से कॉलम में लिख रहा हूँ? ये मैं मेन कॉलम में लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेन कॉलम के अकॉर्डिंग मुझे उसको 3,000 तो पे करना ही करना है, अब मुझे उसको 51.31 और पे करना है। तो फाइनली मुझे उसको कितना पे करना है? मुझे उसको पे करना है 3,000 समथिंग समथिंग करके। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? मुझे उसको 3,000 समथिंग समथिंग पे करना है। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? गाइस क्लियर हुआ कि नहीं? तो इस तरीके से रहता है। या एक काम करो, इसको थोड़ा सा और मैं आपको अलग बता देता हूँ। पहले इंटरेस्ट को इधर लिख लो, $51.3। एक सेकंड रुको, मैं आपको प्रेजेंटेशन बुक की तरह बताता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको मैं बोलूँगा इधर 31 जुलाई को टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पर मुझे आपसे क्या लेना है? हाँ एक सेकेंड, सबसे पहले 27,500 में से
ये जब गया तो कितना हुआ 3000, मुझे आपसे 3000 रुपये लेना है, ठीक है। आप मत लिखिएगा, 1 सेकेंड, आप मत लिखिएगा। ये जो अमाउंट है 27500, ये जो अमाउंट है 24500, मतलब मुझे 3000 पे करना है, तो यहाँ 3000 आना चाहिए, प्लस ये जो अमाउंट है 172 और ये जो अमाउंट है 121, मतलब मुझे 51.31 पे करना है। तो मैं यहाँ दिखा दूंगा इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट, इस वाले कॉलम में 51.31 कि मुझे फाइनली ये भी पे करना है। तो अब अगर आप टोटल करोगे तो अब आएगा 3051.31, ठीक है। मुझे इतना पे करना है, इस तरीके से होता है गाइस। दिस इज अकाउंट करंट। अकाउंट करंट बेसिकली क्या कैलकुलेट करता है? अकाउंट करंट आपको इंटरेस्ट का सेटलमेंट, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन और फाइनल डेट पर सेटलमेंट करना सिखाता है। ये चैप्टर हमारे रियल लाइफ में बहुत ज़रूरी है। क्यों? जब एक ही व्यक्ति के साथ हमारे कई सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं लेन देन के, और उस पर हम इंटरेस्ट खेलते रहते हैं एक दूसरे के साथ कि मुझे आपको देना है, मुझे आपसे लेना है, देना है, लेना है, देना है, लेना है। अगर मैं एक एक ट्रांजैक्शन को अलग अलग चेक करूं कितना देना है कितना लेना है तो तकलीफ हो जाएगी। क्यों ना एक अकाउंट बनाया जाए और उसमें नेट सेटलमेंट किया जाए, इंटरेस्ट को भी और फाइनल अमाउंट को भी, जिससे हमें एक समझ में आ जाएगा कि फाइनली मुझे इंटरेस्ट देना था कि इंटरेस्ट लेना था। उस कैलकुलेशन के लिए हम ये चैप्टर पढ़ते हैं और इसीलिए हम इसको बोलते हैं अकाउंट करंट। आई बात समझ में कि नहीं? उसको बोलते हैं अकाउंट करंट। गाइज अंडरस्टूड और नॉट? तो दिस वे वी एक्चुअली प्रिपेयर आवर अकाउंट करंट। हालांकि मैंने आपको सिर्फ इस चैप्टर में एक बेसिक दिया है, ठीक है ना। मैंने आपको अभी कुछ पढ़ाया नहीं कि कितने मेथड्स होते हैं, क्या होते हैं। टेक्निकली अकाउंट करंट बनाने के 3 मेथड्स होते हैं, बट मैंने जो अभी आपको ये करवाया है, मैंने आपको एक सिंगल मेथड करवाया है। और मैंने आपको ये भी नहीं बताया कि अकाउंट का फॉर्मेट प्रॉपरली क्या होता है, ऊपर क्या लिखना पड़ता है। फॉर्मेट तो यही होता है, बट ऊपर जैसे मैंने लिखा है विजय अकाउंट, पर ऊपर एक्चुअली क्या लिखना पड़ता है ये सब कुछ नहीं बताया। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ मुझे एक बेसिक्स देना था। बट इन द नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पूरा चैप्टर फ्रॉम A to Z अच्छे से करवाऊंगा, क्योंकि मुझे इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको देना था कि अकाउंट करंट होता क्या है। तो इससे आपका बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाना चाहिए। आप क्या करेंगे? आप ऐसा ही कुछ क्वेश्चन नंबर 1 में हो रहा है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन नंबर 1 में हो रहा है, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 बना के देखना। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है? आपको क्वेश्चन नंबर 1 में श्याम का अकाउंट बनाना है। जैसे मैंने विजय का अकाउंट बनाया ना, वैसे ही आपको श्याम का अकाउंट बनाना है नाथ ब्रदर्स की बुक में, नाथ ब्रदर्स की बुक्स में। तो आप नाथ ब्रदर की बुक में इस तरीके से एक लेजर अकाउंट बनाओगे, जैसा मैंने ये वाला बनाया है, ये वाला, ठीक है। मुझे पता है आपको ज़्यादा अभी बैलेंसिंग करना हो सकता है, शायद समझ में कम आया हो। मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा कि बैलेंसिंग कैसे की जाती है, बट आपको बेसिक ध्यान किस पर देना है कि वाई वी आर लर्निंग दिस चैप्टर। बेसिकली वाई वी आर लर्निंग दिस चैप्टर, ये चैप्टर हमें सिखाता है कि जब हम फाइनल सेटलमेंट करते हैं टोटल अमाउंट की, तो उसमें फाइनल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में लेना कितना होता है या देना कितना होता है, वो निकालना आसान हो जाता है, ठीक है। चलो, तो आप एक काम करिए, ये लेक्चर मुझे इतना छोटा ही लेना था। अगला लेक्चर में मैं पूरा चैप्टर की बात करूंगा, आप कम से कम एक क्वेश्चन ये वाला करके देखेंगे, ठीक है ना। फिर अपन आगे बात करेंगे और यही क्वेश्चन मैं डिस्कस भी करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो आप प्रॉपरली इसको करके देखिए। अगले लेक्चर में अपन, अगला लेक्चर बड़ा होगा क्योंकि पूरा चैप्टर अपने को इस पर डिस्कशन करना है, फिर अपन डिस्कस करेंगे आगे से, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज़।